नमस्कार छात्रों, पिछली कक्षा 10 का जो वर्चुअल क्लास प्रोजेक्ट में हमने अध्याय 2 परिमेय व्यंजक में अनुपात और समानुपात संबंधी प्रश्नों को हल किया था। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि मध्यानुपात, तृतीयानुपात किसे कहते हैं और साथ में समानुपात संबंधी कुछ नियम जो कि प्रश्नावली 2.5 और 2.6 के प्रश्नों को आपको हल करने में सहायता प्राप्त होगी, उससे संबंधित प्रश्नों को हम आपके सामने दिखाएंगे हल करेंगी शशि गुप्ता जो हमारे बगल में बैठी हुई हैं। मैडम बताइए बच्चों को। देखिए बच्चों, पिछले बार जैसे हमने पढ़ा था कि अनुपात, तो अनुपात में चतुर्थ अनुपात ने आपके अगर थे समानुपात 4, तो उसमें जिस नंबर पे जो नंबर था उसको हमने उसके अनुसार नाम दिया था। अब यहाँ पर देखिए आप, ये सवाल है हमारा कि 3 और 27 का मध्यानुपात ज्ञात करिए। मध्य का अर्थ क्या हुआ इसका कि इनके बीच में आना चाहिए। तो अब इनके बीच में जो शब्द होगा उसको हम मान लेते हैं कि वो क्या है, हमारा के है। अगर 3 और 27 का मध्यानुपात के है तो अब इसको जमाएंगे कैसे बच्चों कि 3 अनुपात, अब ये बीच में आना चाहिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के अनुपात और क्या आ जाएगा यहाँ पे 27। अब यहाँ पे तुम देखो हमारा सवाल का रूप हो गया 3 अनुपात के, अनुपात कितना हो गया 27। अब इसको लिखेंगे कैसे कि ये देखो 3/के, 3 अनुपात के का अर्थ हो गया 3/के। अब जब ये दोनों हो गए, अब इसी तरह हमको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि बराबर लेके यहाँ क्या लिखेंगे, अब हम k/27 मतलब के अनुपात 27। मतलब आपको जो बीच की संख्या है उसको दोनों के साथ अनुपात में लेना है, 3 के साथ भी और 27 के साथ। जब 3 के साथ लेंगे तो 3 अनुपात के पढ़ेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे हम 3/के। और जब हम के अनुपात 27 पढ़ेंगे तो उसको लिखेंगे कैसे, k/27। अब देखो, अब आपका सीधा सच्चा सवाल के रूप में आ गया है। इसको अब हम जब थोड़ा और हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब हमने तिर्यक गुणा करा तो k का गुणा जब k में किया तो k² हो गया, और 3 का गुणा हमने काय में किया 27 में, तो ये हमारा हो गया 3 × 27। अब हमको यहाँ पे हमने जो तृतीय अनुपात है वो हमने क्या माना है, के, और जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, ये k⁻2 मध्यानुपात है ना। हाँ, अब हमको यहाँ पे ने सिर्फ के चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो k² का जो वर्गमूल है वो तो क्या आ जाएगा, और 3 × 27 यानी ये अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 81। तो देखो क्या हो गया, k² बराबर हो गया 81। अब इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये वर्गमूल के अंदर जब हमारा k² आया तो यहाँ पर जो 81 है उसका भी हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा। अब k² का वर्गमूल आपको पता ही है कि हमने जब कि इनकी घातें तो क्या आएगा, इसका जब हमने वर्गमूल निकाला तो इसका वर्गमूल k² का आया k, और 81 का जो वर्गमूल है आपको मालूम है कितना होता है, 9। तो ये कितना जाएगा, +-9। तो इसका मतलब जो मध्यानुपात है k, तो k का मान कितना आया हमारा 9, तो जो मध्यानुपात है उसका मान कितना आ गया 9। तो 3 और 27 के बीच में हमें क्या रखना पड़ेगा वहाँ पे 9, तो ये तीनों जो होंगे इसका जो आंसर आपका, तो ये मध्यानुपात निकल। इसी तरह आप देखिए, आप अगर इसको तृतीय अनुपात के रूप में करना है तो अब इसमें भी आप देखिए कि सवाल कैसा लिखा हुआ है कि 4 और 10 का तृतीय अनुपात ज्ञात करिए। अब तृतीय का अर्थ क्या हुआ कि सवाल को किस नंबर पे आना चाहिए, तीसरे नंबर पे आना चाहिए, इसलिए आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो तुम यहाँ पे पहले मान लेना कि माना कि आपका जो तृतीय अनुपात है वो क्या है हमारा, के मान लेते हैं। अब जब आपका जो के है तो अब इसको जमाएंगे कैसे, अब आप देखो इसको जमाते समय कैसे लिखेंगे, 4 हमको तीसरे नंबर पे लिखना है, अनुपात कितना हो जाएगा 10, और इसके बाद अनुपात क्या आ जाएगा, ये के। देखो अब ये तीसरे नंबर पे आ गया, 4 पहले नंबर पे है, 10 दूसरे पे है, और के का स्थान कौन सा आ गया, तीसरे पे। तृतीय अनुपात है इसलिए हमने तीसरी जगह पे रखा है इसको। हाँ, जैसा इन्हें बोला जाएगा उसको पहले प्रश्न में मध्यानुपात था इसलिए हमने उसको दूसरी जगह पे रखा था, बीच में रखा था, और अब ये तृतीय अनुपात है इसलिए इसको तीसरी जगह पे हम इसको रखेंगे। अब इसको जमाएंगे कैसे बच्चों, अब इसको पढ़ेंगे पहले 4/10, तो इसका मतलब क्या हो गया 4/10। फिर
उसी प्रकार अब देखो, अब दूसरा कैसे पढ़ेंगे, 10 अनुपात के, तो इसको कैसा लिखेंगे, 10 बटे के। जैसा पढ़ेंगे बिल्कुल, अनुपात का अर्थ मालूम है कि बटे में ही लिखते हैं, तो पहले हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 4 अनुपात 10, तो इसका अर्थ हो जाएगा 4 बटे 10। फिर कैसा पढ़ेंगे इसको, अब 10 अनुपात के, तो 10 बटे के। अब वही काम आपको करना है, फिर से तिर्यक गुणा करा, के का गुणा जब हमने 4 में किया तो कितना आ गया, के इंटू 4, और 10 का गुणा जब हमने 10 में किया तो 10 इंटू 10। अब जब ये के का मान निकालना है, क्योंकि हमने के तृतीय अनुपात बोला था, तो अब आप देखिए ये 4 का हमको पक्षांतर करना पड़ेगा, तो के बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखो के बराबर आ जाएगा 10 इंटू 10, चाहे तो यहाँ गुणा करके भी लिख ले, नहीं तो ऐसा भी लिख ले, और बटे में कितना आ जाएगा 4। अब आप इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर ये 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। तो अब आप देखो, अब आपका कितना आ गया, के का जो मान आया है वो कितना आ गया, 5 इंटू 5 यानी 25। तो तृतीय अनुपात यानी आपका कितना आ गया है, 25, क्योंकि तीसरे नंबर पे लिखा था। अब आप अगर इसी तरह, अब हम समानुपात के कुछ नियम लेंगे। छात्रों, आपने देखा कि मैडम ने आपको एक मध्यानुपाती का प्रश्न हल करके दिखाया, जो कि प्रश्नावली 2.5 का तीसरा सवाल था। उसी प्रकार तृतीयानुपात का सवाल करके दिखाया, जो कि 2.5 प्रश्नावली का ये 5वां सवाल था। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए समानुपात संबंधी मैडम आपको कुछ नियम बताएंगी, जो कि 2.6 प्रश्नावली को हल करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। समानुपात संबंधी जो नियम होते हैं वो 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे आपको पता होगा, एकांतरानुपात हुआ, व्युत्क्रमानुपात हुआ, योगानुपात हुआ, अंतरानुपात हुआ। इसके बारे में मैडम आपको एक एक करके समझाएंगी। जी बच्चों, देखिए अभी जो तो आपने समानुपात के सवाल देखे वो बहुत एकदम सरल थे। अब जब कुछ कठिन सवाल जब आ जाते हैं तो उसके लिए हमको कुछ नियमों की ज़रूरत पड़ी। ये नियम भी बिल्कुल सरल हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। जैसे अगर इन्हें एक पहला नियम बताया है एकांतरानुपात। अब देखिए एकांतरानुपात, इसका अर्थ क्या हुआ, अगर एकांतरा अगर आपने रखा है कि तुम्हारे पास अगर 4 हमारे पास ये समानुपात है, क्या ए अनुपात बी समानुपात क्या होगा सी अनुपात डी। ये अगर चारों पद हमारे समानुपाती हैं, अब इसमें हमको कौन सा नियम लगाना है, एकांतरानुपात। अब जैसा कि इसका अर्थ है उससे अंदाज लगा लो, एक के अंतर पर हमको क्या लेना है, अनुपात। तो अब देखो, अगर हमने पहले शब्द से स्टार्ट यानी पहला पद अगर ए लिया है तो एक का अंतर रखेंगे, इसका मतलब हम बी को छोड़ दें। तो बी को छोड़ देंगे तो उसके बाद हमको अब कौन सा अनुपात लेना पड़ेगा, सी। मतलब ये कैसा हो जाएगा, ए अनुपात सी, एकांतरानुपात। इसी तरह अगर हम बी से स्टार्ट करेंगे तो किसको छोड़ दें, हम सी को छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी अनुपात डी। ये आप देखिए कि एक का अंतर जब छोड़ेंगे तो ए बटे सी हो जाएगा, और जब अगर हम बी से शुरू करेंगे तो ये बी बटे क्या हो जाएगा, डी। अब यहाँ पे इसको हल करके देख लो कि इसमें कोई ज़्यादा, यहाँ पे जब आपका ये सवाल है एकांतरानुपात, तो अब आपको यही बात सिद्ध करके बताना है कि एकांतरानुपात नियम लगे आएंगे कैसे, यानी सिद्ध आप कैसे करेंगे कि ये आया कैसे। अब आपको जो दिया है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, जैसे कि आपको पता ही है, इसको अब हम कैसे लिखते हैं, ए बटे बी बराबर क्या लिखते हैं, सी बटे डी। अब इसको चाहें तो अब हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, ए का गुणा डी से और बी का गुणा सी से, तो गुणा होकर ये क्या आ गया, ए डी बराबर, और बी का गुणा जब सी से किया तो ये क्या आ गया, बी सी। अब आप देखिए, हमको इसमें अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ए को लेफ़्ट साइड में ही लिखा रहने दें और इसमें से हम सी को यहाँ पे ले आएँ, तो देखिए अब आपका ये रूप कैसा हो जाएगा, ए बटे सी बराबर क्या हो जाएगा, और ये अब आपका बी वहीं पे लिखा रहने दें, और यहाँ पे अब हम किसको ले जाएं, डी को, तो बी राइट साइड में पहले लिखा हुआ था तो वैसे ही लिखा रहेगा। अब ये लेफ़्ट से जा रहा है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो अब आप देखिए आपका सवाल का रूप क्या आ गया, ए बटे सी बराबर आ जाएगा बी बटे डी। और जब हम इसको उस रूप में अगर लिखेंगे कि समानुपात, अगर ये बटा है आप इसको अनुपात के नियम में लगाओ तो ये कैसा लगेगा, ए अनुपात सी बराबर कैसा लिखेंगे इसको, बी अनुपात डी।
देखो अब जो हमको सिद्ध करना था ये वही की वही बात आ गई है। हमें क्या सिद्ध करना था कि अगर हमारे पास A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है तो हमें क्या लेकर आना है, A अनुपात C समानुपात B अनुपात D। तो आप देखिए कि हमारी आखिरी स्टेप में वही चीज़ आ गई कि A अनुपात C और समानुपात का बराबर ही होता है, तो B अनुपात क्या आ गया, D। तो आप इसको इस हिसाब से हल कर कर लगा सकते हैं। इसी तरह अब अगर इसको आप नंबर में देखेंगे तो नंबर में भी लग जाएगा। अगर हमने कोई सवाल लिया 2/3 और बराबर अगर इसको मैंने लिखा 4/8, 4/2 अब आपने जब ये हमने सवाल लिया है तो या इसको काट के मैं इसको फिर से लिख देती हूँ 2/3 और हमने लिया है 4/6। इसमें अब आप एकांतरानुपात नियम लगाएं तो देखो अब इसका एकांतरानुपात नियम कैसे लगेगा। अब आप देखना इसमें कि आपका सवाल है 2/3 बराबर 4/6, तो वही तिर्यक गुणा कर लो। तो कैसा हो गया, इसको अगर जब हमने गुणा करा तो 2 × 6 बराबर कितना होगा, 3 × 4। अब आप इसको अगर किसमें से भी इसको गुणा कर लेके 2 के बटे में अगर आप क्या लिखें, 4 लाएं तो ये कैसा हो जाएगा, 2/4 बराबर क्या हो जाएगा, 3/6। अब इसको आप हल करके देखो, ये काटो, 1 एकम 1, 1 दूनी 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ने 2 से जब हमने काटा तो ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये देखो क्या आ गया हमारा, 1/2 बराबर 1/2। तो एकांतरानुपात में हम एक के अंतर पे जब अनुपात लिखते हैं तो भी हमारा जो अनुपात है वो कैसा आता है, बराबर। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमने A अनुपात B समानुपात C अनुपात D लिखा है तो हम उसकी जगह A अनुपात C समानुपात B अनुपात D भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह एक नियम और है, दूसरा नियम है एक व्युत्क्रमानुपात। ये व्युत्क्रम का अर्थ अब आप समझते होंगे कि व्युत्क्रम यानी क्या होता है, उल्टा। यहाँ पे देखिए आप आपका क्या लिखा है, व्युत्क्रमानुपात A अनुपात B बराबर C अनुपात D। अब व्युत्क्रम का अर्थ आपको बता ही दिया है कि इसका अर्थ होता है उल्टा। अब जब हम इसको बटे के रूप में अनुपात को इस रूप में लिखेंगे, A अनुपात B बराबर इसको लिखेंगे C अनुपात D। अब व्युत्क्रम अनुपात नियम जब लगाना है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो अंश है वो हर में आ जाएगा और जो हर है वो कहाँ चला जाएगा, अंश में। तो ये कैसा आएगा जब हम इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा B/A बराबर हो जाएगा D/C। व्युत्क्रम का अर्थ है तो पलटना। आपको ने जो सवाल है उसको अनुपात में लिखो, लिखने के बाद उसका व्युत्क्रम अनुपात अगर नियम लगाएंगे तो हमें क्या करना है कि अंश का हर लिखना है इन्हें और जो हर है उसको अंश में लिखना है। और जो काम हम एक साइड में करेंगे वो हमको दूसरी साइड में भी करना पड़े। तो इस प्रकार का जो नियम है उसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपात। अब ये तो पहला नियम क्या था, एकांतरानुपात, फिर उसके बाद दूसरा नियम आया आपका व्युत्क्रमानुपात। अब एक नियम और आता है योगानुपात। योगानुपात, अब तो आप योग का अर्थ तो समझते हैं, तो इसमें भी वही बात है कि अगर हमारे पास ये चारों पद समानुपात में है तो इसमें योगानुपात नियम कैसे लगेगा। तो कैसे लगाना है, इसमें भी जो हमें दिया गया है वो हम लिख लें पहले, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब इसको हम सीधे रूप में कैसे लिखेंगे, A/B बराबर क्या लिखना है, C/D। अब कौन सा नियम लगाने के लिए उसने बोला हमसे, योगानुपात। योगा का अर्थ क्या होता है, योग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे हम दोनों पक्षों में 1। तो अब हमारा सवाल का रूप देखिए कैसा हो जाएगा, A/B और +1 बराबर C/D और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1। जो काम आपको फिर से बता रही हूँ कि जो काम यानी अगर जो 1 हमने लेफ़्ट साइड में जोड़ा है तो हमें वो राइट साइड में जोड़ना भी ज़रूरी है और वही संख्या जुड़ेगी। अगर इस साइड में हमने 1 जोड़ा है तो राइट साइड में भी हम 1 ही जोड़ेंगे। अब आप इसको देखिए, अब सवाल हमारा आधा बटे में है तो वही हमारा लघुत्तम निकलेगा। तो इसको जब हम हल करेंगे और आगे तो ये अब हमारा किस रूप में आ जाएगा कि बड़ा लिखेंगे।
ये देखिए अब आपका किस रूप में जाएगा, बटे में क्या आएगा हमारा b, और इसको जब हम हल करेंगे b से b को हम भाग देते हैं, ये लघुत्तम को इसके हर से, तो 1 आया, 1 का जब ऊपर गुणा करा तो a ही आएगा, फिर काय का निशान है आपका प्लस, तो ये आपका यही चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए 1 है, इसके बटे में कुछ जब नहीं होता तो हम 1 मानते हैं, तो इस x को जब हम b से भाग देंगे तो b आएगा, और ये b का जब ऊपर अंश में 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी b। इसी तरह यहाँ पे भी देखो इसका लघुत्तम कितना आएगा d, तो ये कैसा बन जाएगा c प्लस d। मतलब क्या है यहाँ पे सिर्फ ये बात देखना कि जो संख्या बटे में है या हर में है, जब हम इसका योगानुपात लेते हैं तो प्लस का चिन्ह लग के वो संख्या उसकी साइड में आ जाती है। तो सिर्फ अगर ये बात थोड़ी सी भी ध्यान में रही कि योगानुपात तुमको एक जोड़कर इस रूप में इसको लिखना है। अब इसको ये रूप क्या आ गया a प्लस बी बटे b। अब यहाँ पे भी देखो बटे में d था, तो देखो c के पड़ोस में प्लस का चिन्ह लग के काय में आ गया वो d में, और बटे में जो d था वो वही का वही रहेगा। तो इस प्रकार से अगर नियम लगेगा जो, तो उसको हम कहेंगे योगानुपात। इसी तरह से जैसे ये योगानुपात था, अब इसी तरह से एक होता है अंतरानुपात। तो अंतरा का अर्थ भी समझते हैं, अंतरा यानी क्या होता है माइनस। तो वहाँ पर भी हमें क्या करना है कि 4 पद हमारे समानुपाती में रहेंगे, तो उसको लिखने का तरीका वही का वही रहेगा कि a बटे b बराबर क्या लिखा है इसको c बटे d। अब हमें कौन सा नियम का उपयोग यानी दिखाना है आपको, अंतरा, अंतरा यानी माइनस। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम दोनों पक्षों में से 1 घटाएंगे। तो जब आप देखो अब इसमें से 1 घटाएंगे तो हमारा सवाल का रूप क्या हो जाएगा, a बटे b और क्या 1 घटाना इसलिए माइनस बराबर c बटे d माइनस 1। जैसे योगानुपात में दोनों पक्षों में हमने योग किया था 1 का, तो अंतरानुपात में दोनों पक्षों में क्या करेंगे 1 का माइनस। देखिए आप -1, यहाँ पर भी देखो -1। अब वही काम इसमें लघुत्तम अब हमारा कितना आ जाएगा b, और ये b से b कट गया तो यहाँ क्या आ गया a, फिर आपका देखिए माइनस, और जो संख्या इसके बटे में होती है वही इसके पड़ोस में आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा a माइनस b बटे b बराबर। इसी तरह जब राइट साइड में करेंगे तो उसमें क्या है बटे में d, आप इसमें d लिखेंगे, और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा c माइनस d। सिर्फ ये दोनों नियम में एक बात सिर्फ यही ध्यान देने योग्य है कि जो संख्या बटे में होती है जिसके भी, जैसे a के बटे में b है तो हम इसको योगानुपात लगाएंगे तब प्लस b करके लग जाएगी, और जब हम अंतरानुपात लगाएंगे तो वहीं पे वो संख्या क्या हो जाएगी माइनस। अब अगर यही सवाल हैं, इनको अगर कुछ एक आध सवाल के द्वारा अगर तुम्हें कराएं तो शायद तुम अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे अगर एक ये सवाल है, अब इस सवाल को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो सिद्ध करके आपको बताना है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे b स्क्वायर बटे प्लस d स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। मतलब आपको ये सिद्ध करके लाना है। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है सिद्ध करने में कि यहाँ पे आपको प्रश्न भी दिया है और साथ में उसका उत्तर भी दिया है, तो इसलिए जो हमको दिया गया है वो हमारा प्रश्न का काम है, और जो हमें सिद्ध करना है वो हम अपना लेकर आएंगे। ने उत्तर है आपका, तो आपको ने ज़्यादा जो हमारा उत्तर है उसी को देख देख के जो हमें दिया गया है उसके साथ क्या क्या करना है, यानी कौन कौन से नियम लगना है। अभी आपको 4 ही नियम बताए, कौन सा, एकांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात, योगानुपात और अंतरानुपात। अब यहाँ पे देखो जैसे दिया गया है a बटे b बराबर c बटे d, ये हम लेके चलेंगे क्योंकि ये हमको दिया गया है। अब इसको कैसा लिख लेंगे, a बटे b बराबर इसको लिखेंगे c बटे d। जब इसको ये इस रूप में लिख लिया, अब आप इसको देखो कि जो हमें सिद्ध करना है उस पे ज़रा ध्यान दो। पहले हम उसका लेफ़्ट साइड ही देखेंगे, क्या लिखा है वहाँ पे, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिख रहा है आपको, और b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। मतलब आपको चारों जो a b c d हैं इन सब पर आप देखो 2 2 की घात लगी हुई है। इसका अर्थ क्या होता है कि हम
दोनों पक्षों का अगर जो दिया गया है a बटे बी बराबर c बटे डी, इसका अगर हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो हमारा सवाल का रूप अब आप देखो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, c स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। आपने क्या किया है, यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या है, आपने वर्ग किया है। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग का अर्थ समझ गए, और ये हमने क्या देख के किया है, जो हमारा सिद्ध करने में दिया है, मतलब एक प्रकार से हमारा वो आंसर है। a के ऊपर 2 की घात है, c के ऊपर 2 की घात है बटे b के ऊपर 2 की घात प्लस d के ऊपर 2 की घात है। तो ये 2 की घात करने के लिए हमने क्या करा, दोनों पक्षों का क्या कर दिया, वर्ग। अब फिर से आप जो उत्तर है यानी जो सिद्ध करना है उसको ध्यान दो कि a स्क्वायर प्लस क्या लिखा है, c स्क्वायर। अब हमारा हम जो स्टेप पे पहुँचे हैं वहाँ पे क्या आया है, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अभी आपको क्या बताया था कि योगानुपात एक तो प्लस चिन्ह है, तो इसलिए ये तो समझ गए कि हमें कौन सा नियम लगाना है, योगानुपात। पर अब ये योगानुपात अगर हम जो इस स्टेप में लगा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर सीधे लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, जबकि हमको क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। इसलिए सवाल में जिस स्टेप पे हम पहुँचे हैं उसमें a स्क्वायर के बटे में हमको क्या लाना है, सी स्क्वायर। तो अब आप देखो a स्क्वायर के बटे में सी स्क्वायर लिखना है और b स्क्वायर के बटे में क्या लिखना है, डी स्क्वायर। क्योंकि योगानुपात नियम अगर थोड़ा भी ध्यान में है तो उसमें यही बताया था कि जो संख्या बटे में होती है वो प्लस के रूप में उसके साइड में आ जाती है। तो यहाँ पर अब आपको ये करने के लिए अब हमें कौन सा नियम की ज़रूरत पड़ जाएगी, जिसको अब हम कहेंगे एकांतरानुपात। अभी आपको बताया था कि चारों जब ये अब आपके a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है बराबर c स्क्वायर बटे डी स्क्वायर है। अब इसमें अब आप एकांतरानुपात नियम लगाएंगे तो कैसे लगेगा, a स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। समझ गए, एक के अंतर पे। तो देखो अब a लिया हमने पहला, b को छोड़ा तो तीसरा पद ले लिया, तो a स्क्वायर बटे c स्क्वायर। दूसरे अब हमको क्या करा, दूसरा पद अगर लेते हैं तो c को छोड़ के d, तो ये हमारा आ गया b स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। मतलब ये कौन सा नियम लग गया आपका, एकांतरानुपात। इस नियम से हम ये स्टेप लिख सकते हैं। या अब आप देख रहे हैं कि हम क्या सोच कर लिख रहे हैं, जैसे सवाल में हमको सिद्ध करने के लिए उसने बोला है, बिल्कुल वही के सोच कर वही ध्यान में रख कर हम ये काम कर रहे हैं। हमको वर्ग था तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, फिर प्लस करके c लिखा है तो प्लस में c लाने के लिए पहले एकांतरानुपात नियम लगाना जरूरी था, तो वो हमने लगा दिया। अब देखो क्या लिखा है सिद्ध करने में, तो अब आप यहाँ पे कौन सा नियम लगा देंगे, योगानुपात। जब हम योगानुपात लगाएंगे तो इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो आप कैसा लग जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बराबर, अब राइट साइड में जब योगानुपात लगेगा तो क्या आएगा, अब आपका b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी स्क्वायर। समझ में आया, जो संख्या बटे में थी योगानुपात में ये बताया था कि वो प्लस करके आ गई, बटे में जो था वो वही का वही लिख दिया। तो ये अब हमने जो योगानुपात नियम लगाया, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। अब अभी भी हमारा सवाल का वो रूप नहीं आया जो कि हमको चाहिए। हमको क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में क्या चाहिए, b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे फिर से एकांतरानुपात नियम लगेगा। तो जब एकांतरानुपात नियम फिर से लगा तो सवाल का रूप कैसा हो जाएगा, आप देखो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में क्या आ गया, b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। सिर्फ योगा ने जैसा बोला है उसके हिसाब से। तो एकांतरानुपात, यहाँ पे ये कौन सा नियम लग गया अब आपका, फिर से एकांतरानुपात। ये जो तुम्हारा नियम लग गया है तो उसके अनुसार देख लो यही रूप होगा। पर अभी भी आप देखिए कि हमको सिद्ध क्या करना है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर। अब आपका देखिए कि लेफ्ट पोर्शन तो वही का वही आ गया है जो हमको चाहिए, लेकिन राइट में हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। मतलब सवाल अभी भी हमारा अधूरा है। हम कहाँ तक पहुँचे हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। अब किसी तरह सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए, तो हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। तो अब देखो, इसको लाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमें दिया गया है उसको अब आप फिर से देख लो। हमें क्या दिया गया है कि ए बटे बी बराबर क्या है, सी बटे डी, ये हमको दिया गया है। अब हमको यहाँ पे सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर की जगह मान रखना है, तो स्क्वायर है इसलिए अब हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग। तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो सवाल हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन को और जो इक्वेशन हमने पहले बनाई थी उस इक्वेशन के ऊपर अगर ध्यान दो, इसको अगर इक्वेशन 1 बोला पहली वाली को, जो कि हमारी इस प्रकार से थी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 1 कहा था। अब जो दूसरे हम फिर से बनाई है वो क्या है हमारी, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन में आप तुलना करो तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख लेंगे कि जो हमारा समीकरण 1 है और समीकरण कौन सा वाला, जो हमारा 2 है, इन दोनों की ने समीकरण 1 और समीकरण 2 की जब तुलना करेंगे तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और जो सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर था यहाँ पे देखो उसकी जगह हम ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब ये वही चीज़ आ गई जो कि हमें सिद्ध करनी थी। तो क्या क्या किया अब आपने देख लिया छात्रों, आपने देखा कि समानुपात संबंधी कुछ नियम में मैडम शशि जी ने आपको पहले एकांतरानुपात नियम बताया, उसके बाद विक्रमानुपात संबंधी नियम बताए, फिर योगानुपात क्या होता है, उसके बाद इन्होंने आपको बताया अंतरानुपात क्या होता है। और ये जो चारों जो नियम हैं उससे संबंधित उन्होंने एक प्रश्न उदाहरण नंबर 2.14 जो कि पेज नंबर 19 पे दिया गया है उसको करके बताया। इस प्रश्न में आपने देखा कि सबसे पहले उन्होंने आपको एकांतरानुपात नियम लगाया, उसके बाद विक्रमानुपात लगाया और उसके बाद योगानुपात लगाया, फिर उन्होंने उस पर एकांतरानुपात नियम लगाया। और जब चारों नियम लगते चले गए उसके बाद प्रश्न का अंतिम उत्तर आपके सामने मैडम ने करके दिखाया। छात्रों, ये जो प्रश्न दिए होते हैं 2.6 प्रश्नावली के, उसमें प्रश्न दिया हुआ है और साथ में लिखा रहता है कि सिद्ध करके बताइए। जब आप सिद्ध करने वाले प्रश्न को देखेंगे खंड को, तो वहाँ पे प्रश्न के उत्तर को देख के ही आपको सारा ज्ञान हो जाएगा कि प्रश्न के हर स्टेप को कैसे लेना है। जैसे पहले दिया था ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, और उत्तर में दिया था उसका वर्ग करके दिया था। तो सबसे पहले मैडम ने आपको वर्ग करके दिखाया, उसके बाद एक एक स्टेप लेते धीरे धीरे चलेगी और उसका अंत में आपको उसका अंतिम उत्तर सिद्ध करके मैडम ने आपको बताया। उसी से संबंधित एक और प्रश्न आपको करके दिखाएंगी, उससे भी आपका थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूज़न होगा पिछले प्रश्न में वो आराम से बिल्कुल दूर हो जाएगा। देखिए अब आप कि यहाँ पे आपका अब सवाल है दिया हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी अगर है तो आपको क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी सिर्फ कुछ अंतर नहीं है कि जो पहले जैसे सवाल है कि देखिए चारों पे वर्ग है, तो इसलिए जो दिया गया है उसके दोनों पक्षों का इन्हें हम पहले क्या कर देंगे, उसका वर्ग। पहले इसको आप लिखेंगे ए बटे बी बराबर क्या लिखेंगे, इसको हम सी बटे डी।
अब दोनों के सबके ऊपर ए बी सी डी आप देखो जो सिद्ध करना है उसमें सब पे 2 की घात है, इसलिए हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग। तो अब हमारे सवाल का रूप क्या जाएगा, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखो कि ए स्क्वायर सिद्ध करने पे फिर से देखो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस है इसका मतलब अब कौन सा नियम लगना चाहिए यहाँ पे, अंतरानुपात। फिर माइनस के बाद यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर है। तो अब आप हमारा जो सवाल है उसमें देखो बटे में क्या आया है, बी स्क्वायर, इसका मतलब ये बी स्क्वायर की जगह हमको यहाँ पे क्या चाहिए, सी स्क्वायर चाहिए। तो ये हमारा अब कैसे आएगा सी स्क्वायर, जब हम एकांतरानुपात लगाएंगे। तो अब हमारा सवाल का रूप क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। एकांतरानुपात करके हमने बटे में सी लिया है। अब उसके बाद जब ये ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर आ गया, अब आप हम जो सिद्ध करना है उसमें माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम कौन सा नियम लगा देंगे इसमें, अंतरानुपात। अंतरानुपात नियम लगाएंगे तो ये पता है अब आपको कि क्या आ जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। इसी तरह राइट साइड में लगाएंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। अब फिर से आप जो सिद्ध करना है वो आपके पास हमेशा साथ में ही रहेगा। उसमें देखो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे हमको क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो अब ये हमको क्या करने से आएगा, एकांतरानुपात नियम लगाएंगे। तो जब आप एकांतरानुपात नियम लगाए तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे में क्या आ गया अब आपका, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर आ गया सी स्क्वायर बटे क्या हो गया अब आपका, डी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखो कि हमारा लेफ्ट साइड जो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर तो आ गया, लेकिन राइट साइड में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर। यहाँ पे इस सवाल में देखो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, इसकी जगह हमारा राइट साइड में सवाल में क्या आया है, सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। अब हमको किसी तरह सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर की जगह क्या लेकर आना है, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो इसके लिए हमको फिर से वही जो दिया गया है हम वो फिर से लिखेंगे। आपको क्या दिया गया है, ए बटे बी बराबर क्या लिखा है, सी बटे डी। स्क्वायर चाहिए इसलिए दोनों पक्षों का क्या कर दोगे आप, वर्ग। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पर सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर आ गया, इसकी जगह फिर से देखो हम ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर लिख सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 में। अब आपका जो सवाल था पहले ही कि उसमें भी आप देख लो, उसको जब हमने उसको नाम दिया था कि वो ए स्क्वायर, ये आपका सवाल था कि ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर और बटे में क्या था, बी स्क्वायर बटे क्या था, डी स्क्वायर। अब इसमें हमारा जो लेफ़्ट साइड है यह हमने यहाँ पे लगा दिया था कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था बटे सी स्क्वायर था और बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर था। फिर जब हमने एकांतरानुपात लगाया था तो हमारा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आया और बराबर क्या आया, सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर, यानी हमने इसको 1 नाम दिया। अब अगर आप समीकरण 1 और 2 दोनों की जब तुलना करेंगे तो देखो सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर यहाँ पर इसके बराबर है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन में भी देखो सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। जब इस प्रकार से हो तो हम दोनों समीकरण की क्या करेंगे, तुलना, और तुलना करके फिर हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर, अब सी बटे डी स्क्वायर की जगह क्या मान रख दूंगी मैं, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो देखिए अब आप जो हमको सिद्ध करना था वह चीज़ आपकी आ गई। यही सिद्ध करना था आपको कि ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो ये सिद्ध करके अब आपने देखा कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो छात्रों, आपने मैडम ने आपके सामने अभी 2.6 प्रश्नावली का 9वां सवाल आपको हल करके दिखाया। प्रश्न को हल करते टाइम विशेष रूप से आप ध्यान देंगे, जैसे जो उत्तर था प्रश्न का, जो सिद्ध करना था वो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आपने देखा ए के बाद सी लिखा हुआ है और जो सवाल में दिया हुआ था पहला जो प्रश्न था
और a के नीचे b था। जब a के साथ यदि c हो तो उसमें हम एकांतरानुपात नियम लगा देते हैं, और जब देखते हैं कि बीच में माइनस लगा हो तो उस टाइम हम फिर अंतरानुपात नियम का उपयोग करते हैं। आपने देखा कि जो पहले प्रश्न दिया था और जो उत्तर में है, तो उत्तर में दिए गए चिन्ह और दिए गए अंकों के आधार पे हम धीरे धीरे नियम लगाते जाते हैं और प्रश्न के उत्तर की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार मैडम आपके सामने एक और नियम बताएंगी जिसको कि हम योगांतरानुपात नियम कहते हैं। योगांतरानुपात नियम का अर्थ है कि जिसमें योग और अंतर दोनों का उपयोग किया जाता है, उसको हम योगांतरानुपात नियम कहते हैं। मैडम ने आपको पहले योगानुपात बताया, फिर बाद में आपको उन्होंने अंतरानुपात बताया। जब दोनों को हम मिला देंगे तो ये योगांतरानुपात नियम कहलाएगा। मैडम आपको बताएंगे कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं। देखो, जब बहुत बड़े सवाल हों तो अब हम अगर पहले योगा लगाएं फिर अंतरा लगाएं तो सवाल की स्टेप और बढ़ जाती है। जब सवाल अधिक बड़े हों तो ये जो नियम है योगा अंतरानुपात, इसको हम सीधे ने लगा सकते हैं। इसमें भी वही है कि दिया गया क्या रहेगा, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो अब योगानुपात ने हमें क्या कर लेना है, a प्लस b बटे a माइनस c समानुपात c प्लस d बटे c माइनस d, यानी ये अब हमको सिद्ध करके लाना है कि कैसे आया। अब आपको ये तो पता ही है, जो हमें दिया है वो पहले लिख लो। तो हमने ये लिख लिया a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। इसका अर्थ क्या होता है, a बटे b और समानुपात के लिए काय का निशान लग जाता है बराबर, ये हो जाता है c बटे d। अब इसमें जब हम योगानुपात लगाएंगे तो ये क्या बन जाता है, a प्लस b बटे b, और राइट साइड में जब लगाएंगे तो ये क्या बन जाता है, c बटे d बटे d। इसको ये हम समीकरण नंबर 1 बोलते हैं। इसी तरह अब जो हमें दिया गया था वही चीज़ में अब जो उसी में हम कौन सा नियम लगा देंगे, अंतरानुपात। हमें क्या दिया गया था, a बटे b बराबर c बटे d। अंतरानुपात लगाएंगे, अब तुम्हें पता ही है, तो ये कैसे लग जाएगा, a माइनस b बटे क्या हो जाएगा b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस d बटे क्या हो जाएगा d। इसको हम समीकरण नंबर क्या कह दें, 2। अब तुम ये दोनों समीकरण को देखो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण नंबर 1 को, ये रहा आपको समीकरण नंबर 1 को में जो 1 है और जो समीकरण नंबर 2 है, इसमें अगर मैं 1 में 2 से भाग दे दूँ, यानी समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से क्या दे दूँ, भाग, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 से क्या दिया, भाग। तो भाग जब हम देंगे तो उसका रूप कैसे हो जाएगा, अब आप देखो इसको कि हमारा सवाल का रूप हो जाएगा a प्लस b बटे b, और जब भाग दे रहे हैं तो ये संख्या नीचे आ जाएगी a माइनस b, और बटे में क्या आ जाएगी b। यहाँ पे अब आप देखो बराबर, इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा c प्लस d बटे d, और इसके बटे में क्या आ जाएगा c माइनस d बटे d। अब जब ये संख्या ऐसी बटे में है, बटे a प्लस b बटे b और a माइनस b बटे b, तो ये b और b ये कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे ये d और d कैंसिल हो जाते हैं। अब हमारा सवाल का रूप क्या आ जाता है, लिखेंगे क्या जो बचा है कि सवाल हमारा आ जाता है a प्लस b बटे a माइनस b बराबर c प्लस d बटे c माइनस d। देखो यही सिद्ध करना था हमको, और इसी को हम कहते हैं योगा अंतरानुपात। मतलब आपको एक बार योगानुपात लगाना है, फिर उसी जो चीज़ हमको दी गई है उसमें अंतरानुपात लगाना है, फिर जो समीकरण अंतरा से और योगा से जो 2 समीकरण बने हैं उसमें समीकरण 1 में समीकरण 2 से हमको क्या दे देना है, भाग। भाग देने के बाद हमें जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। देखा छात्रों आपने, मैडम ने योगांतरानुपात को पहले योग करके बताया और फिर उसके अंतर को बताया, और बाद में उन्होंने उसको भाग देके योगांतरानुपात बता दिया। छात्रों आज आपने समानुपात संबंधी कुछ नियम, जिसमें एकांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात, योगांतरानुपात, अंतरानुपात और अंत में
युगांतरानुपात संबंधी नियम देखे, साथ में 2.6 प्रश्नावली के 9वें प्रश्न और उदाहरण के 2.14 जो उदाहरण है उस प्रश्नों को मैडम ने आपको हल करके बताया। छात्रों, इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं 1 से लेकर 12 तक, इन सभी प्रश्नों में इन्हीं नियमों का उपयोग होता है और नियमों का उपयोग करके प्रश्नों को सरल करके हल किया जा सकता है। आप अवश्य ध्यान देंगे और अपने शिक्षकों से और विस्तार पूर्वक इसके बारे में व्यापक चर्चा करेंगे और अपने प्रश्नों को हल करेंगे। परीक्षा में ये प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, 4 या 5 नंबर के प्रश्न ये आते हैं। छात्रों, विशेष ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।